आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में झगड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है हम कांग्रेस की शिकायत इंडिया गठबंधन की पार्टियों से करेंगे। मामला बहुत आगे बढ़ गया है, सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो खबरें दिखाता हूं। हर दिन ही आपको बोलता हूं कि देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही क्यों? क्योंकि 8 से 9 अगर आप सीधे मुद्दे की बात देख लें तो आपको पूरे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक एक करके आपको बताता हूं कि आज कौन कौन सी खबर आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच झगड़ा खोलकर सामने आ गया है। दोनों ही पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों से बात करने की धमकी भी दे दी है, लेकिन कांग्रेस कह रही है आपकी धमकी से हम नहीं डरते। जुड़े रहिएगा, दिखाएंगे आपको कि आपसी गठबंधन वाले दोनों दलों में आखिर मतभेद क्या हो गया। दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन अधिवेशन से पहले ही कार्यक्रम के पोस्टर बैनर पर बवाल हो गया। कांग्रेस अधिवेशन के पोस्टर पर गलत मैप लगा था। वो कौन सी तस्वीर है जिसको लेकर हंगामा हुआ है? जुड़े रहिएगा, विस्तार से ये भी बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे कहां की? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में करप्शन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, लगातार छापेमारी जारी है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस पूरी कार्रवाई पर हो रही राजनीति की। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता आमने सामने हैं। कहां से राजनीति की शुरुआत हुई और मामला कहां तक पहुंच गया है, सब बताएंगे। जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर के एक 19 साल के लड़के का टैलेंट देखकर हाईकोर्ट के जज भी हैरान हैं। इस लड़के ने अपनी दलील से जज साहब को मना लिया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। जुड़े रहिएगा, विस्तार से सब कुछ दिखाएंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे कहां की? देश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की वो खबर बताएंगे जिसकी आज पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। चर्चा है कि क्या कल मंत्री शपथ लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख पर खूब चर्चा हो रही है। सूत्र तो बता रहे हैं कि राजभवन में तैयारी भी चल रही है, कल भी हो सकता है नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। जुड़े रहिएगा, अंदर की खबर जाते जाते बता ही जाएंगे आपको। छठी खबर में बात करेंगे महाकुंभ की। अगर आप महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज जाना चाहते हैं, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। आपको सावधान करूंगा, कैसे जाएंगे, कितनी ट्रेन है, कितनी टिकट बुक हो गई, सब कुछ बताएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उड़ान की। ट्रेन के बाद हवाई जहाज की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ हवाई यात्रा में रिकॉर्ड बना रहा है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि आज पहली खबर चुनाव और तनाव से जुड़ी हुई है। केजरीवाल पर बयान, आप कांग्रेस में घमासान। देखिए पढ़ने में आ रहा है कि नहीं दुर्गेश साहू, सब चीज ठीक है? हाँ ठीक है। केजरीवाल पर बयान, आप कांग्रेस में घमासान। दिल्ली में चुनाव है, बस इसीलिए कह रहा हूं खूब तनाव है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह दिया, एंटी नेशनल तक बोल दिया। अजय माकन के इस बयान पर आम आदमी पार्टी बहुत नाराज हो गई है। अब कांग्रेस और आप की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग की है कि कांग्रेस 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई करे। भाई साहब, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आतिशी पारी खेला। आतिशी ने कहा कि कांग्रेस के बयानों और एक्शन से बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से साठ गांठ कर ली। कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप है, आतिशी बहुत बड़ा आरोप लगाया है आतिशी ने। दिल्ली की सियासत आतिशी और अजय माकन के बयानों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अब आतिशी ने बोला तो कांग्रेस ने भी मुंह खोला है और बीजेपी को तो एक साथ कांग्रेस और आप दोनों को घेरने का मौका मिल गया है। दिल्ली में बयानों पर चल रही राजनीति पर पहले आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, कौन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले देखिए नेताओं की जुबानी जंग। केजरीवाल को एक शब्द, उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठ गांठ कर ली है। ये कहते हैं कि हम करेंगे काम की राजनीति, तो हम केजरीवाल जी को कहते हैं तो करना, कौन रोक रहा है? केजरीवाल करना।
तो काम की राजनीति करिए, फर्जीवाड़े की राजनीति मत करिए। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। इंडिया अलायंस को वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी इतना याद कर ले कि कोई शेर जो है ना वो चींटी की धमकी से नहीं डरता है। इंडिया गठबंधन के पूरे जो घटक दल के पास कि आप कांग्रेस को इस गठबंधन से हटाइए, मतलब ये ऐसा मजाक हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हंसे कि रोए। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। इनके जितने नेता टीवी पे आते थे कहते थे कि हमारी बीजेपी की सीधी लड़ाई है और बीजेपी को हम चारों खाने चित्त कर रहे हैं, और जब कांग्रेस की बात आती थी तो कहते थे कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है। तो अगर कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है तो हमारी बातों में इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए। कदम से कदम मिलाकर साथ चल रही थी ये दोनों पार्टियां, और अब देखिए एक दूसरे के खिलाफ शब्द बाण चल रहे हैं। वाह रे राजनीति वाह। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मची हलचल के लिए पहले आपको पिछले चुनाव के नतीजे बता देते हैं। जरा स्क्रीन पर गौर फरमाइए, देखिए टीवी ध्यान से। साल 2020 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। 70 सीटों में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। दिल्ली की जनता का करीब 54% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था भाई साहब। करीब 39% वोट शेयर के साथ दिल्ली में बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली थी। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं, जिसे आपकी तनातनी चल रही है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस शून्य से आगे नहीं बढ़ पाई थी। शून्य से क्या ही आगे बढ़ेगी? शून्य मतलब क्या? जीरो। सालों दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता ने 5% वोट भी नहीं दिया। 5% वोट भी नहीं दिया। आपने लगातार 2 चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन इन जीतों के पीछे कांग्रेस का कमजोर विपक्ष था। अब अगर कांग्रेस अपनी रणनीति को फिर से सशक्त करती है और मजबूत उम्मीदवारों को सामने लाती है तो दिल्ली में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। यह स्थिति बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि आप और कांग्रेस के बीच विभाजित विरोधी वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। इस मुद्दे को और सरलता से समझने के लिए विस्तार न्यूज ने दिल्ली की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी से बात की। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं उमेश चतुर्वेदी, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे इंटैक्ट वोट बैंक में तभी फायदा हो सकता है जब आम आदमी पार्टी का वोट बैंक घटे। और वो वोट बैंक कैसे घटेगा, उसमें क्षरण कैसे होगा, वो छीजेगा कैसे? जब कांग्रेस को ताकत मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि एक राजनीतिक नूरा कुश्ती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि कांग्रेस एक तीसरा कोना बन करके उभरे और उभर करके वो एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करे। और शायद यह बात केजरीवाल और उनकी पार्टी और आतिशी मरलेना ये सब समझ रहे हैं, और वो वोट बैंक उनका न बिखरे। वो ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं। ये तो बात दिल्ली में बयानों पर मची हलचल की हुई। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन आम आदमी पार्टी की योजना पर भी खूब राजनीति हो रही है। महिला सम्मान योजना को लेकर एक तरफ कांग्रेस ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से मिलकर शिकायत दर्ज की है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की फिरोज शाह रोड स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया। महिला सम्मान योजना पर छिड़े संग्राम पर भी आपको एक रिपोर्ट देखना चाहिए, देखिए। मुख्यमंत्री आतिशी दुख से कहना पड़ता है कि एक महिला होते हुए भी उन्होंने दिल्ली की महिलाओं का ये अपमान किया है। 1000 की इन्होंने जो नोटिफिकेशन मार्च में लोकसभा चुनाव के लिए निकाली थी वो तक तो उन्होंने लागू नहीं की ना। अभी तक उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए दिए और यहाँ पर दिल्ली में अलग से एक फर्जीवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा। 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है।
महिला वोटर्स को साधने के लिए सब प्रयास किए जा रहे हैं। समझ गया? आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी इसी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अब आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ लिखा मिलेगा। देखिए दिल्ली में कुल वोटर्स 1,47,00,000 के करीब हैं, जिनमें 79,86,000 पुरुष मतदाता हैं और 67,30,000 महिला मतदाता हैं। करीब 1 लाख थर्ड जेंडर वोटर हैं। अब पार्टियों की पूरी कोशिश है कि जो 67,30,000 महिला मतदाता हैं वो उनके पक्ष में आ जाएं। इसलिए महिला सम्मान योजना दिल्ली के चुनाव में अहम मुद्दा बन गई। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली में चुनाव है, बस इसीलिए ये पूरा जो राजनीतिक ताना बाना बुना जा रहा है, इसी के पीछे इसका मकसद दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको कहां की खबर दिखाएंगे। कांग्रेस की बैठक में बीजेपी का अटैक। कांग्रेस की बैठक और बीजेपी का अटैक, ऐसा क्यों और कहां हो रहा है? ऐसा क्यों और कहां हो रहा है? चलिए पूरी खबर दिखा देता हूं। भारत के गलत नक्शे पर घमासान मच गया। पूरे दिन आज कर्नाटक के बेलगावी का मुद्दा राजनीति का केंद्र बना रहा। बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक रही, हमलावर रही और कांग्रेस जैसे जैसे बातों को घुमा फिरा कर बचती दिखी, वो देखकर कोई भी कहेगा कि भाई साहब दाल में कुछ तो काला है। चलिए पूरी खबर बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। अब बड़े बड़े नेता आने वाले होते हैं तो पोस्टर बैनर तो लगते ही हैं। इस अधिवेशन के पोस्टर पर ही बवाल मच गया। तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। इस पोस्टर में नेताओं के साथ भारत का मैप यानी भारत का नक्शा लगा था, लेकिन ये नक्शा गलत था। पोस्टर में भारत के नक्शे से पीओके और आक्साई चीन का हिस्सा गायब है। ये किसी एक पोस्टर की बात नहीं है। शहर में कई जगह ऐसे ही पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें भारत का नक्शा गलत तरीके से पेश किया गया है। जिस पीओके को अमित शाह सदन में ताल ठोककर पाकिस्तान से वापस लेने की बात करते हैं, उस हिस्से को कांग्रेस ने पोस्टर से गायब कर दिया है। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी इस पोस्टर पर खूब राजनीति हो रही है। तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। कौन? राजनीतिक लोग। बेलगावी के अलग अलग इलाकों में लगे पोस्टर्स को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने एक साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी पर सवाल उठाया। अमित मालविया की पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सभी पोस्टरों पर भारत का गलत मानचित्र पेश करना कोई गलती नहीं है, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति है। अमित मालविया ने अपने पोस्ट में कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग तक से कर दी है। कांग्रेस के इस पोस्टर पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस को घेरने में लगी है। हालांकि विवाद बढ़ा तो पोस्टर जरूर हटाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेता ताबड़तोड़ बयान दे रहे थे, शुरू कर चुके थे। नेताओं ने क्या क्या कह दिया है इस पोस्टर पर, सुन लीजिए। जिस भारत माँ के टुकड़े करते तुमको लाज न आई थी, उस भारत माँ की यह छवि तुमने आज दिखाई। कांग्रेस की मानसिकता भारत तोड़ो की है, संविधान विरोधी है, भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता पर हमला करने की है। कांग्रेस ने इस देश को स्वातंत्र दिलाया। ये बीजेपी वाले ने तो इस स्वातंत्र हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है लोग। This clearly indicates the mindset of the Congress party, not only in Karnataka, in the entire country. कश्मीर को लेकर कांग्रेस की सदा पॉलिसी यही रही है। उन्होंने कभी कश्मीर को भारत का अंग नहीं माना। भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई। डेमोक्रेसी इज एट स्टेक एंड बीजेपी गवर्नमेंट इज किलिंग डेमोक्रेसी। वो सत्ता में आ गया तो ये भारत का मैप बदल देंगे। पूरे देश को जानने की आवश्यकता है कि ये देश के हर हिस्से को दूसरे देशों को देने के चक्कर में रहते हैं। जनता पार्टी के नेताओं को रतौंधी हो गई है, देश की विदोष की शिकायत है। पीओके का मामला हो या आक्साई चीन का मामला, कांग्रेस ने ही संघर्ष किया है। हमारी लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है।
हम उस पर चलते हैं, वो लोग उस पर नहीं चलते। क्या सर पीओ के भारत का भाग है या नहीं सर? सवाल गलत नक्शे को लेकर पूछा जा रहा था तो कांग्रेस कह रही है बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी ने इतिहास भूगोल नहीं पढ़ा। नक्शे में जिस हिस्से को लेकर विवाद चल रहा है उसे भी जान लेना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर देखिए, मेरे बगल में सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको। लाल रंग से रंगा ये पीओके है जिसे 1947 में पाकिस्तानी सेना ने जबरन अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि भारत के विभाजन के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करवाया था। तब से भारत पीओके को अभिन्न अंग मानता आया है। वहीं पीले रंग से रंगा ये क्षेत्र अक्साई चीन का है जिसे साल 1962 में युद्ध के दौरान चीन ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया था। इन दोनों ही क्षेत्रों को लेकर भारत सख्त है। इन दोनों क्षेत्रों के बिना भारत का मानचित्र पूरा नहीं होता है। लेकिन आज कांग्रेस की मीटिंग में इन दोनों क्षेत्रों को नक्शे से गायब या नक्शे से अलग कर देना बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वैसे भारत के नक्शे से पीओके और अक्साई चीन गायब कर देना कोई नया मामला नहीं है। पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। इस पर खूब राजनीति हुई है, इसलिए मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि पहले भी ऐसे मामले हुए। अब आगे बढ़ेंगे और आगे कौन सी खबर है ये आपको बताएंगे। तो चलिए अगली कौन सी खबर है, अगली खबर देख लीजिए। दिग्विजय सिंह वर्सेस गोविंद सिंह राजपूत। दिग्विजय सिंह को आप जानते हैं, ये बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और गोविंद सिंह राजपूत को भी आप जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वर्सेस क्यों लग गया है? वर्सेस क्यों लगा है? मध्य प्रदेश में चल रही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में हर दिन कुछ नया पता चल रहा है, हर दिन कुछ नया सामने आ जा रहा है और लगातार करीब एक हफ्ते से हर दिन आपसे नए नए खुलासों पर बात कर रहा हूं। हर दिन बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में जो छापे पड़ रहे हैं उस पर बात कर रहा हूं। हर दिन कुछ न कुछ नया पता चल जा रहा है, ये आपको बता रहा हूं। लेकिन आज बात होगी इस पूरी कार्रवाई पर हो रही राजनीति की। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं, इसीलिए वर्सेस लिखना पड़ रहा है। कहां से राजनीति की शुरुआत हुई और यह पूरा मामला कहां तक पहुंचा है, अगर सब कुछ जानना है तो यह खबर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, पहले तो आप अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले इस मामले पर अब तक का अपडेट विस्तार से जान लीजिए। लोकायुक्त की टीम ने 19 दिसंबर को भोपाल में सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारकर करीब 52 किलो चांदी बरामद की। इसके बाद 19 दिसंबर को ही रात में मेंडोरी के जंगलों से आयकर विभाग को एक कार में 54 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला। क्या क्या है सिलसिलेवार तरीके से बता दे रहा हूं, फिर राजनीति क्या हुई है ये भी बताऊंगा। पहले सुन लीजिए। विभाग ने कार के मालिक चेतन गौर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। जांच में एक डायरी भी मिली जिससे पता चलता है कि सौरभ शर्मा ने पिछले एक साल में करीब 100 करोड़ का लेन देन किया। ये आपको हर दिन बता रहा हूं, लेकिन आज भी बताना क्यों जरूरी है आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद 23 दिसंबर को पूरे मामले में ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच को शुरू कर देती है। यह पूरा मामला है, समझ गया? अब इस पूरे मामले में राजनीति कहां से शुरू हुई और क्यों आज राजनीति की बात कर रहा हूं यह जान लीजिए। यह जानने से पहले एक बार सौरभ शर्मा और उसके काले कारोबार की कुंडली विस्तार से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। देखिए स्क्रीन। दरअसल सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में कांस्टेबल था और यह नौकरी उसे 2015 में पिता के निधन के बाद मिली। और परिवहन विभाग में कांस्टेबल रहते हुए सौरभ ने कैसे करोड़ों रुपए की काली कमाई की, यही सब आपको समझाने के लिए ये पूरी स्क्रीन डिजाइन की गई है। देख लीजिए ध्यान से। ये जो नाका देख रहे हैं आप, स्क्रीन पर आपको टोल नाका नजर आ रहा होगा। बस यही टोल नाका काली कमाई की जड़ है। कैसे, समझ लीजिए। परिवहन विभाग में नौकरी लगने के बाद सौरभ ने अपनी पोस्टिंग टोल नाके वाले विभाग में करवाई। मतलब यह कहा कि भाई साहब यहां पोस्ट कर दो, जहां से ट्रक गुजर रहा है, जहां आपको नाका दिखाई दे रहा है। और नाके पर अवैध वसूली शुरू कर दी। नाकों पर ट्रकों से अवैध वसूली करके एक दिन में लाखों की कमाई की। इसके बाद धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने के बाद और अधिकारियों की साठ गांठ से सौरभ चेक पोस्ट का ठेका भी लेने लगा। मतलब
इस तरह के चेक पोस्ट मध्य प्रदेश में कुल 47 चेक पोस्ट थे 47 उस समय। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 47 चेक पोस्ट थे और दावा यह भी है कि इनमें से 23 का ठेका सौरभ शर्मा के पास था। यही टोल नाका जो जहां से ट्रक गुजरता बार बार नाका ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। इन सभी टोल नाकों से करोड़ों की संपत्ति बनाने के बाद सौरभ शर्मा ने नौकरी छोड़ दी। समझ गए आप? ये तो थी बात सौरभ शर्मा के पूरे इस कारनामे की। अब इस हेरा फेरी की शिकायत के बाद इसी साल जुलाई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी चेक पोस्ट को बंद कर दिया। जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई शुरू हुई और परिवहन विभाग का नाम आया तो सीएम साहब ने फिर से अपनी कार्रवाई सबको याद दिलाई। क्या कहना था सीएम मोहन यादव का, सुनिए जरा। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। सीएम साहब ने अब चेक पोस्ट तो बंद कर दिए, लेकिन उस समय परिवहन विभाग में हुई हेरा फेरी पर अब राजनीति शुरू हुई है। अब चलिए राजनीतिक पाठशाला शुरू कर देते हैं। अब तक आपने ये पूरा ऑपरेशन देख लिया, सौरभ शर्मा की करतूत, काली कमाई, सब कुछ देख लिया, कार्रवाई देख लिया। लेकिन अब 24 दिसंबर को इस पूरे मामले पर शुरू होती है राजनीति की पाठशाला और राजनीति की ऑफिशियल शुरुआत। देखिए, शब्द पकड़िएगा भाई साहब। और राजनीति की ऑफिशियल शुरुआत होती है दिग्विजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक बीजेपी पर कई आरोप लगाए और कई बड़े नेताओं का नाम भी लिया। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि दिग्विजय सिंह के आरोप क्या थे। देख लीजिए मेरे बगल में। दिग्विजय सिंह का सबसे प्रमुख आरोप था बीजेपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर और मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनी थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से बहुत दबाव था कि परिवहन और राजस्व मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। इसके बाद हमारी सरकार ने एक बोर्ड बनाया जो कि यह तय करेगा कि किसकी पोस्टिंग कहां होगी। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब शिवराज सरकार बनी, कमलनाथ सरकार गिरी, शिवराज सरकार बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथियों को लेकर गए थे, आपको याद होगा। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव के बाद परिवहन मंत्रालय गोविंद सिंह राजपूत को दिया गया। समझ गए पूरी कहानी आप? उस समय ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार थी, तब भी दबाव था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और अब जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोगों को बीजेपी में लेकर चले गए, तब भी यह दबाव था। और सिंधिया ने ही दबाव बनाते हुए बोर्ड भी भंग करा दिया था। यह दिग्विजय सिंह के आरोप थे जो मैं आपको बता रहा था। यह तो थी बात राजनीतिक आरोपों की। लेकिन इसके बाद दिग्विजय सिंह ने पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर भी कुछ आरोप लगाए। ये भी देख लीजिए, ये भी ध्यान से देख लीजिए। दिग्विजय सिंह का आरोप था कि सौरभ शर्मा एक कटर की तरह काम करता था और टोल नाकों पर वसूली करता था। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के कुछ लोगों के नाम भी लिए। दिग्विजय का कहना था कि सौरभ के साथ संजय श्रीवास्तव, वीरेश तुमराम और दशरथ सिंह पटेल नाकों की नीलामी करके वसूली करते थे। कैसे नाकों की नीलामी? मान लीजिए 10 नाके हैं तो बोले भाई साहब ये 5 आपके हिस्से, 5 इनके हिस्से। क्या खेल चलता था, आरोप थे। दिग्विजय सिंह ने इसके अलावा भी बहुत सारे राजनीतिक आरोप लगाए हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख आरोप थे जिन पर बात करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह के सभी आरोपों में प्रमुख तौर पर कोई निशाने पर था तो कौन? वो थे मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। और अब गोविंद सिंह राजपूत ने शायराना अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। क्या कहा है दिग्विजय सिंह पर? क्या कहा है? पलटवार करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने क्या कहा है? सब कुछ सुनिए, खुद समझिए, सुनिए जब। क्या ये पूरी संपत्ति कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है? जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना
दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था, सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा? दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ उसके मकान शीशे के होते हैं, वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंक। ये तो थी बात दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच हुए वार पलटवार की, जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही, खूब चर्चा हो रही। लेकिन आपकी तरह हमें भी ये जानने की इच्छा थी कि वो कौन सी बात है जो दूर तक जाएगी। बस यही जानने के लिए हम दोबारा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास पहुंचे, लेकिन मंत्री जी ने फिर से सवाल टाल दिया। क्या कहा है, सुनिए जरा। आपने बोले थे बात आगे तक जाएगी। हो गया, आगे बताएंगे, जल्दी क्या, क्रम से आए, क्रम से। फिर भी कुछ मन में ऐसी कोई बातें होंगी या कुछ ऐसा कुछ होगा? जल्दी क्या है, सब मिलेगा, मटेगा, चिंता नहीं करो। आपने कई तंज भी कसे। हाँ, कब मिलेगा जी, आगे और कुछ भी मिलेगा सर? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मटेरियल आगे मिलेगा। आगे मटेरियल नहीं चाहिए मंत्री जी, आज ही दे देते तो हम आपका पक्ष भी दिखा देते कि बात कौन सी निकलेगी और कहां तक जाएगी। विस्तार न्यूज समझ गए आप क्यों कहता है कि विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल। आप समझिए कितने विस्तार से हम खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुई उसकी लगातार हम खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो पकड़ाया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोना, चांदी, पैसा और नए नए खुलासे आपको दिखाया। अब इस पूरे मामले पर जो राजनीति हो रही है वो भी आपको दिखाया। दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह राजपूत माफ कीजिएगा आमने सामने, ये भी आपको दिखाया। वैसे इस पूरे मामले पर एक आरोप एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी लगाया है। जीतू पटवारी ने तो यहां तक कह दिया है कि सौरभ शर्मा की सुरक्षा देनी चाहिए क्योंकि उसकी हत्या हो सकती है। अरे भाई, जीतू पटवारी ऐसा क्यों कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये जो भाई साहब है दुबई गए, इनको अब सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको पुलिस सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जब आदमी गिरफ्त में आएगा कि कौन लोग हैं वो चेहरे सामने आएंगे। मुझे डर है कि हत्या नहीं हो जाए, जो सौरभ है इनके पे हमला नहीं हो जाए, ये गायब नहीं हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी हो पुलिस इनको सुरक्षा दे। ठीक है, आपने हत्या की आशंका जताई है, इसलिए विस्तार न्यूज का फर्ज था कि भाई ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए इस पूरे मामले पर एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के पास भी हम पहुंचे। वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए जांच एजेंसी के हम कोई सदस्य तो है नहीं कि हमको कोई गहराई से कोई जानकारी है कि हम इसमें कोई टिप्पणी करें। एजेंसीज काम कर रही हैं, हम लोगों के लिए ये संतोष का विषय होना चाहिए कि एजेंसीज कितने सक्रियता से काम कर रही हैं कि इस प्रकार के काले धन लोग छोड़ के भाग रहे हैं। इसकी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इसीलिए इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन आज इस खबर के राजनीतिक पहलू पर भी बात करना जरूरी था, इसलिए आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया। इतने विस्तार से भ्रष्टाचार, करप्शन, सोना, चांदी, पैसा, अधिकारी, मंत्रियों की खबर आपको विस्तार न्यूज पर ही देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है और कहां से ही आपको बता देते हैं। यह खबर भी मध्य प्रदेश की जबलपुर की है और ये इतनी अच्छी खबर है कि नीट के इस स्टूडेंट को जज साहब बोले वाह। समझ गए आप कितनी अच्छी खबर है। जबलपुर के एक 19 साल के लड़के का टैलेंट देखकर हाई कोर्ट के जज भी हैरान हैं। एक हम थे जो 19 साल की उम्र में कोई दलील देकर घर में पिताजी से बात नहीं मनवा पाते थे। एक ये युवा हैं जो हाई कोर्ट में दलील देकर अपने पक्ष में फैसला ले आया है और अब इस फैसले से हजारों छात्रों को भी फायदा होगा। देखिए इस होनहार बच्चे को, देख लिया आपने? तो चलिए पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं कि ये क्यों आपको देखना चाहिए। तस्वीर में दिख रहे इस लड़के का नाम अथर्व चतुर्वेदी है। अथर्व की उम्र केवल 19 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में अथर्व ने ऐसा कमाल कर दिया है जो बड़े बड़े वकील न कर पाए। दरअसल अथर्व ने 12वीं के बाद नीट का एग्जाम दिया था, जिसमें उन्हें
92.8% अंक मिले। अथर्व का कहना है कि वो इस बात के लिए आश्वस्त थे कि सरकारी कॉलेज ना सही लेकिन उन्हें प्राइवेट कॉलेज में दाखिला जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब अथर्व का दाखिला नहीं हो पाया तो उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला किया। दरअसल जाति प्रमाण पत्र होने का फायदा हर एग्जाम में मिलता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी SC, ST और विकलांग कोटे के लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में EWS कोटे के लिए 187 सीटें रिजर्व हैं और अथर्व की EWS कोटे के हिसाब से 134वीं रैंक थी। इस हिसाब से अथर्व को एडमिशन मिलना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। समझ गए आप? इसके बाद अथर्व ने पिता के साथ मिलकर याचिका दायर करने का फैसला किया। याचिका दायर होने के बाद अथर्व ने खुद ही पूरा केस लड़ा। अथर्व का कहना है कि इस केस से सबसे ज्यादा करीब से जुड़ा था कौन? अथर्व खुद। इसलिए खुद ही पूरा केस ला और सरकारी वकील के हर तर्क का जवाब दिया। हमने अथर्व और उसके पिता से बात की है, जो कि खुद भी पेशे से वकील है। पहले पूरी बातचीत सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनिए। हमारे साथ अथर्व मौजूद हैं, जिन्होंने MBBS के लिए नीट के एग्जाम दिया था, लेकिन सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट तक पहुंचे। किस तरह का आर्गुमेंट था आपका और क्या तर्क था आपके अपनी सीट? क्योंकि ये जो EWS रिजर्वेशन की पॉलिसी है 5 साल पहले इम्प्लीमेंट कर दी गई थी, पर स्टेट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से ये अभी तक अब हमारे स्टेट में अप्लाई नहीं हुई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जिससे मेरे साथ साथ काफ़ी बच्चों का लॉस हुआ। क्या तर्क थे उस समय जब आप पैरवी कर रहे थे और क्या डर था अंदर? क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के सामने पैरवी करना कहते हैं ना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन तुमने वो कर दिखाया। हाँ, क्योंकि मतलब थोड़ा डर तो लग रहा था, पर मुझे आर्गुमेंट के पहले पापा ने कहा था कि कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना और डरना नहीं, क्योंकि हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है उसी को सही से अप्लाई करने की डिमांड कर रहे हैं और हमारे साथ बाकी बच्चों का भी फायदा है। बच्चे का इतना कॉन्फिडेंस देखकर आपको कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? अथर्व का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था और उसने काफ़ी अच्छे से अपना पक्ष रखा, क्योंकि वो पूरे के पूरे सिस्टम को समझ गया था। अथर्व के पिता का कहना है कि जब अथर्व पहली बार सुनवाई में गया और दलील देना शुरू की तो कुछ ही देर में जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने रोक कर पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है और क्या करते हो? अथर्व ने जवाब दिया कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। जज साहब, तो चीफ जस्टिस बोले, गलत फील्ड में जा रहे हो बेटा, तुम्हें तो वकील बनना चाहिए। चीफ जस्टिस और अथर्व के बीच हुई बातचीत का एक हिस्सा आप भी सुनिए। आपका नाम क्या है? अथर्व चतुर्वेदी। डॉक्टर बनना है? MBBS करना यही है। MBBS। आपके गुण तो सब वकील वाले लग रहे हैं। मैंने JEE मेंस भी निकाल दिया था, इंजीनियरिंग का भी मेरा क्लियर हो गया था, पर फिर भी मैंने यही किया। तो लॉ में आपको बेनिफिट रहेगा। आपके घर में कोई डॉक्टर है? नहीं है। तो यहाँ तो बेनिफिट आपके फादर है ना ये? हाँ। तो फिर ये बात अथर्व की थी, लेकिन इस पूरी याचिका पर 17 दिसंबर को हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कोटे के हिसाब से सीट बढ़ाए। मतलब अब मध्य प्रदेश में 187 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मतलब अथर्व की इस याचिका से मध्य प्रदेश के 30,000 से ज्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा। तो ये पूरी खबर मध्य प्रदेश में नीट के स्टूडेंट से जुड़ी हुई थी, इसलिए विस्तार से बता दिया। अगली खबर क्या है? सहायक शिक्षक सहायता मांग रहे हैं। सहायक शिक्षक सहायता क्यों मांग रहे हैं? चलिए बता देता हूं, दिखा देता हूं आपको। नौकरी जाने का डर सता रहा है। हमारी नौकरी बचा दीजिए, हमारी नौकरी बचा लीजिए, हमारा भी घर परिवार है। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में भर्ती हुए सहायक शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। नया रायपुर के तुता धरना स्थल पर पिछले एक हफ्ते से सहायक शिक्षक धरना दे रहे हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं और युवा शामिल हैं। महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर धरना दे रही हैं। ये सभी सहायक शिक्षक B.Ed डिग्री वाले हैं, जिनकी पोस्टिंग प्राइमरी स्कूलों में हुई है, लेकिन अब इन्हें नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला? चलिए विस्तार से बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के करीब 2900 B.Ed डिग्री धारक सहायक शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है।
1.5 साल नौकरी करने के बाद अब इनकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इनकी नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है, जिसके बाद सेवा सुरक्षा की मांग लेकर सहायक शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों के धरने के पीछे की वजह ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से समझ लीजिए, ये भी बता देता हूं आपको। देखिए मेरे बगल में साल 2023 में प्राइमरी स्कूल में 6400 पदों पर सहायक शिक्षक की भर्ती निकाली गई। इस भर्ती के लिए बीएड और डीएड दोनों डिग्री के अभ्यर्थियों को योग्य माना गया और बीएड डिग्री वाले करीब 2900 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। लेकिन 2 अप्रैल 2024 को बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को गलत करार दे दिया। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और सहायक शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और केवल डीएड डिग्री वालों को ही योग्य माना गया, जिसके बाद सहायक शिक्षक अपना पद सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षक पद वर्ग 2 के लिए पात्र हैं, यानी कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में वर्ग 2 के रिक्त पदों पर समायोजन के लिए सहायक शिक्षक मांग कर रहे हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मेरिट में हम आए हैं, तभी तो नौकरी पाए हैं। जो बीएड अभ्यर्थी इसमें भर्ती हुए थे, अब उनको नौकरी जाने का डर सता रहा है। कि बहुत बुरी परिस्थितियों में भी मैंने अपने स्वाभिमान को कभी नहीं गंवाया है, लेकिन अगर ये जॉब चली जाती है तो मेरा स्वाभिमान नहीं रहेगा, तो मैं किस तरीके से जीऊंगी। सीधा प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा है। वो भी बोलता है कि मम्मी आपका नौकरी कैसे जाने वाला है, क्या हो गया, आप रोती क्यों हो, रात को भी रोती हो, दिन को भी रोते रहती हो। मैं घर की एक पहली बेटी थी जो सरकारी नौकरी पे आई थी। अब ऐसा हो गया, हर कोई मेरे कॉल करके पूछता है, अरे तुम्हारे नौकरी का क्या हुआ। हमारे परिवार पूरा छूट जाएगा, हम लोग कैसे करेंगे सर, हमारा नौकरी एक सहारा है सर। वो लोग बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, बोलते किसी को तो गवर्नमेंट जॉब से नहीं निकाले बोल के बोलते। हमारी बस यही सरकार से है कि हमारी क्या गलती है ये बताएं। आशा भरी नज़रों से सर हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की ओर कि हमारा समायोजन करे। सहायक शिक्षक चाहते हैं कि किसी भी तरह नौकरी बच जाए, क्योंकि उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। किसी की भी नौकरी जाएगी, उन्हें दुख तो होगा। इनमें से किसी ने लोन लिया है तो किसी को शादी करनी है, जबकि कुछ लोग प्राइवेट नौकरी छोड़कर सहायक शिक्षक में भर्ती हुए थे। ये लोग अब नौकरी जाने के डर से परेशान हैं। आपको बता दें कि डीएड एक डिप्लोमा कोर्स है, जबकि डीएड एक डिग्री कोर्स है। बीएड डीएड करने के बाद प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 तक आप पढ़ा सकते हैं। वहीं बीएड करने के बाद माध्यमिक और उच्च स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 तक आप पढ़ा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति नहीं देने का फैसला सुनाया था और कहा था कि प्राइमरी स्कूलों में केवल डीएड डिग्री वालों को ही शिक्षक पद पर नौकरी दी जाए। इसके बाद देश में केवल छत्तीसगढ़ इकलौता राज्य है जहां बीएड डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई। तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। सब कुछ विस्तार से समझा दिया, सहायक शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के पीछे की वजह बता दिया। आगे जो अपडेट आएगा वो बताऊंगा। और लगातार ये देखिए यूट्यूब पर ये सब एक ही नारा, एक ही समायोजन, बीएड बचाओ मेरिट बचाओ, जितने भी कमेंट आ रहे हैं, सीजी बीएड टीचर मांगे समायोजन, ये सब सुरेश, संजय साहू और शिवांगी शर्मा, तनुजा नागदेवे, नेहा बेहरा, ये सब कमेंट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। और अगर लोग सड़क पर हैं, विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं, तो हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। आप यकीन करिए, विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है। आपने अगर मेरे सहयोगी रवि मिरी से और मुझसे ट्विटर में गुहार लगाई है और ये कहा है कि यह खबर दिखाइए, तो ये खबर जरूर दिखाएंगे, आपके हर कष्ट को बताएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले पर हम कुछ कह नहीं सकते, पर आपकी आवाज़, आपकी मांग को दिखा जरूर सकते हैं, जिम्मेदारों तक पहुँचा जरूर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है भाई, देख लीजिए। कौन सी खबर है? बधाई हो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा साए हो रही है, साए हो रही है। गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। बधाई हो छत्तीसगढ़, खूब उड़ान भर रहे हैं आप लोग, खूब बधाई हो, खूब बधाई हो। हवाई सफर का पूरा आंकड़ा आ गया है। हवाई सफर में इजाफा का मतलब क्या है, बढ़ोतरी का मतलब क्या है? मतलब है कि हमारा छत्तीसगढ़ अब समृद्ध हो रहा है। इसलिए इस खबर पर विस्तार से चर्चा बनती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार में 1 साल से हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है।
छत्तीसगढ़ को नए एयरपोर्ट मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ से नई नई उड़ानें शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अंबिकापुर को एयरपोर्ट की सौगात मिली। और अभी पिछले ही हफ्ते आपको दिखाया था कि कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर हवाई सफर को आसान बनाने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत काम हो रहा है। रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। इन तीनों शहरों को जोड़ने के लिए नई उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई है। 19 दिसंबर को खुद सीएम साय ने हरी झंडी दिखाकर इस योजना की शुरुआत की। उड़ानें बढ़ी हैं तो किफायत भी हुई है। अब तो 999 रुपए में ही यात्रा कर सकते हैं आप। हवाई सुविधाएं बढ़ रही हैं तो यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। देख लीजिए, देखिए जरा आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल नवंबर में रायपुर एयरपोर्ट से 2,14,024 यात्रियों ने हवाई सफर किया था, पिछले साल का। इस साल यानी 2024 के नवंबर में यह आंकड़ा कहां पहुंच गया पता है आपको? 8.70% बढ़कर 2,32,635 पर पहुंच गया है। बस इसीलिए कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपको पता है इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक 22,64,936 लोगों ने रायपुर एयरपोर्ट से हवाई सफर किया। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस साल 11 महीनों में से 9 माह में हवाई यात्रियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा रही है। इतने लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ में विकास को पंख लग रहा है। रायपुर में बढ़ते हवाई यात्रियों पर एक्सपर्ट और जनता की राय भी तो सुन लीजिए। इस सुविधा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल पर जनता और एक्सपर्ट क्या करें, सुनिए जरा। सुविधा बहुत बढ़िया है यहाँ पे, तो यहाँ से ट्रैवल करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगता है हमें तो, सुविधा जिस प्रकार की है हमें ठीक लगता है। कनेक्टिविटी तो हर जगह की सही है, इंटरनेशनल चालू हो जाए तो और सुविधा अच्छी हो जाएगी। बहुत बढ़िया है सर्विस है, क्योंकि ये अब एक राजधानी की छत्तीसगढ़ की बिजनेस की ला लो जो भी, तो इसलिए लोगों का कनेक्टिविटी सही है। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, बट इसको इंटरनेशनल बनाना चाहिए। ये रीजनल कनेक्टिविटी के तहत जो है रायपुर से बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। और एक बार ये हवाई यात्रा प्रारंभ होने के बाद लोगों को समय की बहुत बचत होती है इसमें। यात्री बढ़ रहे हैं तो सरकार एयरपोर्ट पर आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है। क्या कर रही है? अभी हाल ही में बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर एयरपोर्ट को और ज्यादा संवारने के लिए सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर 23,64,00,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। मतलब एयरपोर्ट को और बड़ा करना है और विकसित करना है। इससे एयरपोर्ट पर और सुविधा बढ़ेगी। समझ गए? इसलिए मैं आपसे कह रहा था, इस खबर को विस्तार से इसलिए दिखा रहा था क्योंकि अगर सोचिए आप, बिलासपुर जगदलपुर से तो कनेक्ट हो ही गए थे, बिलासपुर से अंबिकापुर से कनेक्ट हो जाएंगे तो कनेक्टिविटी कितनी बढ़ेगी। और जगदलपुर और अंबिकापुर में आप जानते हैं, अंबिकापुर, बिलासपुर, अंबिकापुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं। उन इलाकों में क्या करेंगे? आसानी से पहुंचेंगे। इससे क्या होगा? इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ का नाम जो एक परसेप्शन बना हुआ है, नक्सलवाद नक्सलवाद नक्सलवाद, उस परसेप्शन से भी निजात मिलेगी। लोगों की धारणा बदलेगी कि भाई साहब छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट उतरने पर नक्सली गोली नहीं चलाते हैं। वहां से छोटे छोटे शहरों के लिए आपको हवाई जहाज की सुविधा मिलती है। आप मैनपाट जाइए, जसपुर जाइए, आपको एक से एक सुंदर पर्यटन स्थल मिलते हैं। यह धारणा बदलने के लिए सरकार इतने प्रयास कर रही है जो दिखाई भी दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर कहां से? छत्तीसगढ़ से ही है। क्या है? छत्तीसगढ़ की बिटिया पर गर्व है। और गर्व क्यों है पता है आपको? ये जो छोटी सी बिटिया आपको दिख रही है, ये प्रधानमंत्री से, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति से सम्मानित हुई है। राष्ट्रपति से सम्मानित हुई है। और पता है आपको इसकी स्टोरी? इस बच्ची के मां बाप नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए दिल्ली से खुशखबरी आई है। कोंडागांव की बिटिया और राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में हेमवती नाग को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट करके हेमवती को बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने दिल्ली में हेमवती नाग से खास बातचीत की है। और हाँ,
सिर्फ विस्तार न्यूज ने बातचीत की, सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं बाल पुरस्कार में वो शामिल हुई थी। जूडो में मेरा अभी तक मेरा 5 मेडल आ चुका है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। सर मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं बालिका गृह में रहती हूँ। मेरे 5 भाई बहन हैं। 4 साल हो गए, 11th ईयर की थी। मुझे हॉस्टल में डाला गया, बाल कल्याण परिषद बालिका बाल गृह में एडमिशन किया गया। तब वहीं से मैंने जूडो प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दी। मैं तो पहले गांव में रहती थी, मुझे बालिका गृह में एडमिशन करी। तब मुझे मैम ने बताया कि जूडो क्या होता है। फिर मैम ने RTPP एकेडमी में एडमिशन कर दिए। मैं वहीं से प्रैक्टिस करने लगी। तो पता नहीं था, जब हॉस्टल में गई तब वहाँ के बच्चे लोग भी जाते थे प्रैक्टिस करने। फिर उन्हीं लोग के साथ जाके मैं भी सीख गई। जी, भैया लोग प्रैक्टिस करते थे, वो मेडल लाते, तो उन्हीं लोग का देख के मुझे भी लगा कि मुझे जूडो खेलना चाहिए, इसी में आगे बढ़ना होगा। जी, तो ओलंपिक में मेडल मारते उन लोग अच्छे लगते हैं। जी, मेरा सपना है कि मैं जूडो में ओलंपिक खेल के देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। देश का नाम आपने रोशन कर दिया है हेमवती नाग ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया और कई मेडल जीतते हुए अपना नाम बनाया, जिसके चलते वो कई बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई है। ये ऐतिहासिक तस्वीर है, इसलिए आप बार बार देखिए। बहुत बहुत बधाई हो हेमवती आपको। आप ऐसे ही छत्तीसगढ़ और देश का नाम रोशन करिए। कभी मत कहिएगा कि मेरे माता पिता नहीं हैं। आपके माता पिता जहां भी हैं उनको आपके होने का गर्व है। आप उन्हें सुकून दे रहे हैं। पूरे देश में पूरे देश में आपकी इस उपलब्धि पर लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि 8:50 हो गया है। पीछे से कमांड आ गया है, भाई साहब हो गया है। अब आपको 2 चीज दिखाता हूं, सोशल मीडिया और नंबर। पहले आपको सोशल मीडिया बता देता हूं, देख लीजिए। एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर आप जाइए। खूब लोग जा रहे हैं, रोज हमारी संख्या बढ़ रही है। लाखों लोग, मिलियंस लोग एक दिन में 1 मिलियन लोग देख रहे हैं। इंस्टाग्राम में हमारी खबर, विस्तार न्यूज की खबर, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन लोग देख रहे हैं। आप भी जाइए, फॉलो करिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी खबर आपको विस्तार न्यूज में देखने की मिलेगी, आपको आपके काम की खबर देखने को मिलेगी। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरी खबर चले, जैसे BEd DED वालों ने चाहा अभी, तो आपको एक नंबर दिखा रहा हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नंबर है 8282824982 पर आपकी खबर भी दिखाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।